हाय, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आरसीसी का पार्ट 2। क्वेश्चन 21 में पूछा है कि शियर स्ट्रेस कितना पहुंच जाता है तो हम बीम को रीडिजाइन करते हैं। कोड में एक वैल्यूज गिवन है कि शियर स्ट्रेस जो हम कैलकुलेट कर रहे हो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इन केस हमने जो डिजाइन किया है स्ट्रक्चर उसका शियर स्ट्रेस उस टेबल में गिवन शियर स्ट्रेस से अगर ज्यादा आ रहा है तो हम उसके डायमेंशन को रीडिजाइन करते हैं और शियर स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हम स्टिरप्स वगैरह प्रोवाइड करवा के शेयर में स्ट्रक्चर को सेफ बना भी दें, लेकिन वो शेयर इतना ज्यादा है कि उसके कारण डायगोनल टेंशन आएगा और उस डायगोनल टेंशन के कारण कंक्रीट है वो क्रैक हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डिफाइंड है। तो ये डिफरेंट मेथड्स का अलग अलग गिवन है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अलग टेबल गिवन है, लिमिट स्टेट मेथड की अलग टेबल गिवन है। अभी तक हम वर्किंग स्ट्रेस के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आई थिंक ये वर्किंग स्ट्रेस के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो वर्किंग स्ट्रेस में एक टेबल गिवन है, वो टेबल शो करती हूँ मैं। तो ये टॉ से मैक्स की वैल्यू डिपेंड करती है कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे भी, कौन सा कंक्रीट है, M15 है या 20 है या 25 है। दूसरा, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ गिवन है न्यूटन पर mm² में गिवन है। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है उनकी स्ट्रेंथ है वो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो ये कन्वर्जन करने के लिए हम हर एक को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर M15 की टॉ सी मैक्स हमसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस में जो ऑप्शन गिवन है वो 15, 20, 25 वगैरह है। तो क्वेश्चन में आंसर गिवन है वो 20 है, तो 20 तो यहाँ पे किसी भी कंक्रीट की वैल्यू नहीं है। अगर मिनिमम वाला देखें तो M15 के लिए 1.6 है, जिसका अगर हम मोस्ट एक्यूरेट और क्लोज आंसर देखें तो आंसर की में वो आंसर हो जाएगा 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखें तो वो हो जाएगा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी एग्जैक्टली M15 के लिए वैल्यू है वो 1.6 है, 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये नहीं होगा। और एग्जैक्ट आंसर के लिए यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए था कि कौन सी कंक्रीट के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा कंक्रीट में, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बीम है तो वो कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली WSM का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है शियर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इनटू विड्थ। अब कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि लीवर आर्म क्यों ले रहे हैं। तो अभी ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो चुका है इस 4, 5, 6 में। अभी शियर फोर्स अपॉन BD ही है, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आया है। और ये क्यों आया है इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में शियर स्ट्रेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पे एक बीम गिवन है जिसकी विड्थ B है और उसकी इफेक्टिव डेप्थ है वो D है। इसके बाद ये शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो सॉलिड वाली लाइन से शो किया हुआ है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में दिया हुआ है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q का, और ये इलास्टिक थ्योरी जो है उससे आता है इस तरह का डायग्राम। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन वाली साइड में तो इस तरीके से पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, और नीचे वाली साइड में इस तरीके से लीनियरली वेरी कर रहा है शियर स्ट्रेस। यहाँ पे ये Q है जो कि मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम Q यही है जो यहां से लेके नीचे तक यहां तक सेम है। अब यहाँ पे इस स्ट्रेस डायग्राम का, शियर स्ट्रेस डायग्राम का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा टोटल शियर फोर्स के, और इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। तो शियर फोर्स विल बी इक्वल टू, एरिया के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो ऊपर वाले पैराबोलिकली जो है इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर इस तरीके से पैराबोलिक वेरिएशंस है तो उसका एरिया होता है रेक्टेंगल का एरिया का 1/3। जैसे इस तरीके से मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो सॉरी 2/3, तो इस रेक्टेंगल का 2/3 होगा ये शेडेड वाला एरिया, जो हो जाएगा 2/3 XA इंटू B इंटू Q शियर स्ट्रेस है, ये एरिया है और इसको हमने 2/3 कर दिया क्योंकि ये पैराबोलिक है, प्लस नीचे वाले का एरिया। नीचे वाले का एरिया हो जाएगा Q इंटू D माइनस XA इंटू B, ये हो गया एरिया और ये हो गया स्ट्रेस। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे B और Q तो हर एक में है तो बाहर ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा 2/3 XA प्लस D माइनस XA। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा d माइनस एक्स ए बाई 3, और यहां से हम q निकाल सकते हैं, q हो जाएगा f अपॉन q d माइनस एक्स ए बाई 3, और हमें पता है कि d माइनस एक्स ए बाई 3 होती है वो लीवर आर्म होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं f अपॉन सॉरी q नहीं आएगा यहाँ पे आएगा b, तो ये हो जाएगा b इंटू लीवर आर्म को हम JD लिखते हैं, d इफेक्टिव डेप्थ है, j एक फैक्टर होता है, तो इस तरीके से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला पूछा है, अभी ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो आंसर 1, तो ये है आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन 23 में एस बी है वो बॉन्ड स्ट्रेस है, टी है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, बेसिकली टेंसाइल वाला स्ट्रेस है, और लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट एन एल पूछी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये हमारे पे एक रेक्टेंगुलर बीम है, इसके अंदर ये एक रोड लगी हुई है, ये रेनफोर्समेंट है, तो इस पे ये टेंसाइल साइड में हम लगाते हैं, तो इस पे टेंसाइल फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा जो इसको ऐसे आउटवर्ड खींच रहा होगा। अब ये कितना लोड ले सकती है टोटल, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा एस टी इसकी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल में ये इतना स्ट्रेस ले सकती है, तो ये लोड कितना ले सकती है, दिस मल्टीप्लाई बाई एरिया, ये तो हुआ टेंसाइल में। अब एक और है कि जब हम इसको इस तरीके से खींच रहे हैं टेंसाइल फोर्स लगा के, तो ये वाली जो सरफेस है यहां से भी ये फेल हो सकता है कि ये वाला जितना लोड ये ले पा रही है उतना लोड लेने की कैपेसिटी जॉइंट की भी होनी चाहिए, अदरवाइज ये रोड यहां से बाहर निकल जाएगी। तो इसके लिए हम इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो ये फेलियर होगा तो ये शियर टाइप का होगा क्योंकि ये यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं सरफेस के अलोंग है। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, ये कितना लोड ले पा रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितना होगा, तो BD बॉन्ड स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेस में इतनी स्ट्रेंथ होती है इसकी कंक्रीट की, इनटू यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने एरिया पे ये फोर्स लग रहा है, तो ये एरिया पे कितने पे फोर्स लग रहा है, ये पूरे इस बार जो है ये इसकी पूरी सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है, तो इसकी पूरी सरफेस हो जाएगी। इसके लिए एक तो हमें एल चाहिए होगा, ये इसको डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं LD, तो इस बार का जो सरफेस एरिया होगा उसकी इक्वल हो जाएगी। सिलेंडर का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर यहाँ पे इसका हो जाएगा पाई इंटू 5, 5 का बार का डाया है, इंटू लेंथ, तो ये हो गया सरफेस एरिया। तो इनको इक्वल करके हम यहां से निकाल सकते हैं कि इतने लेंथ तक हमें बार को एम्बेडेड करना पड़ेगा बीम के अंदर, अगर नहीं किया तो बार है वो बीम से अलग निकल के बाहर आ जाएगी। तो यहां से हम निकालेंगे एल की वैल्यू जो आ जाएगा सिग्मा एस टी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 इंटू टो बी टी। इसने यहाँ पे सिंबल्स डिफरेंट ले लिए, फाई को ये डी बोल रहा है, सिग्मा एस टी को टी बोल रहा है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद भी रख सकते हो बट डिराइव भी कर सकते हो, ये काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। 24 हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया उसी से बनेगा, ये होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे एक तो ये बॉन्डिंग स्ट्रेस है, आई थिंक टो बी डी है ये, दूसरा M150 की कंक्रीट यूज की है, सिग्मा एस टी जो होता है वो 0.87 इंटू FY होता है। यहाँ पे FY कौन सा यूज करेंगे वो नहीं दिया हुआ है, तो FY देना होगा क्वेश्चन में। सिग्मा एस टी LSM में तो 0.87 FY होता है, लेकिन WSM में डिफरेंट वैल्यूज एक टेबल में गिवन है, तो उस टेबल से हम वैल्यू पिक करेंगे पहले सिग्मा एस टी की, और उससे पर फिर हम LD कैलकुलेट करेंगे। तो ये टेबल है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। इसमें यहाँ पे अगर माइल्ड स्टील बार्स हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 140 स्ट्रेंथ होगी, तो हम ये वाली स्ट्रेंथ ले लेते हैं। ये डी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम 20 mm से कम अप टू 20 mm वाली ये जो 140 गिवन है ये स्ट्रेंथ ले लेते हैं, और इससे हम कैलकुलेट करते हैं LD। तो
LD हो जाएगा 140 इंटू डी डिवाइडेड बाई, ये 6 है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये 0.6 हो जाएगा, तो 4 इंटू 0.6, तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आंसर 58D, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, ये भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड का है। यहाँ पे पूछा है कि लोकल बॉन्ड स्ट्रेंथ एस बी होगा वो किसके इक्वल होगा, तो एस बी इक्वल होता है शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय लीवर आर्म इनटू टोटल पेरीमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है आपको, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के वैसे भी काफी कम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये मेथड ऑब्सोलेट हो चुका है, यूज नहीं होता है डिजाइन में भी, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 26 में पूछा है कि M15 की जो कंक्रीट है उसके लिए IS स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग लोकल बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा। तो अगेन यहाँ पे WSM से भी हो सकता है, LSM की भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में जो वैल्यूज डिफाइंड है टोबीडी की वो M20 और उससे जो ज्यादा स्ट्रेंथ की कंक्रीट है उनके लिए डिफाइंड है। वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड में ये टेबल M15 से स्टार्ट होती है, और IS 456 में जो टेबल गिवन है उस टेबल में ये परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेसेस की वैल्यू है, और M15 के लिए अगर हम इस टेबल में देखें तो ये वैल्यू है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये हो जाएगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं क्वेश्चन में, फिर से अगर क्लोज ऑप्शन देखेंगे तो वो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 होगा वैसे तो, बट सबसे क्लोज यही है आंसर के में, इसका आंसर बी है जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 में पूछा है कि टेंसाइल रेनफोर्स्ड बार के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी बीम के बॉटम पे हम टेंसाइल बार्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल एक सिंपली सपोर्टेड बीम का बीएमडी बनाएंगे, ये ऊपर दिया गया डायग्राम एक बीएमडी है, अगर पॉइंट लोड लग रहा हो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे हम सपोर्ट्स की तरफ मूव करते हैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो जितना रेनफोर्समेंट मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है उतना रेनफोर्समेंट मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इतनी सी है, जबकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इतनी सारी है। तो इस तरीके से जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो हम बार्स को कट कर देते हैं या तो कटेल कर देते हैं, और या फिर हम बार्स को इस तरीके से अपवर्ड कर बेंट कर देते हैं, बेंट अप कर देते हैं, और आगे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी कर देते हैं जो टॉप पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स में इसमें स्टेटमेंट ए भी सही है, कर्टेल हम करते हैं, हम कट कर दें अगर बार्स को यहाँ पे तो उसको बोलते हैं कर्टेल करना। सारी बार्स को नहीं करते हैं, कोड में कुछ स्पेसिफिकेशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। ऑप्शन बी में पूछा है कि बेंट अप कर देते हैं सुटेबल प्लेसेस पे, तो इसको जैसे हमने इस बार को बेंट अप किया, सही स्टेटमेंट है। सी में बोला है बेंट डाउन एट सुटेबल प्लेसेस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बेंट डाउन टर्म कहीं भी नहीं दी हुई है, और बेंट डाउन नहीं करते हम बेंट अप करते हैं। डी में बोला है कि टॉप बॉटम पे मेंटेन करते हैं कि वो लोकल बॉन्ड स्ट्रेस है वो प्रोवाइड करे, तो ये कोड ने स्पेसिफिकेशंस गिवन है कि बॉटम में उनकी इतनी लेंथ हो कि लोकल जो बॉन्ड स्ट्रेस उनके लिए रिक्वायर्ड है वो उनको मिल पाए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 में माइल्ड स्टील के बने हुए हुक दिए हुए हैं, बार्स को एंकरेज करने के लिए हम इस टाइप से यू शेप का हुक दे देते हैं या फिर कोई एल शेप का बेंड दे देते हैं। तो इनका भी स्पेसिफिकेशंस कोड में गिवन है कि इसकी लेंथ क्या होगी हुक की, ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली डायमेंशंस क्या होगी, तो हम कोड में देख लेते हैं कैसे मेंशन किया हुआ है ये सारी चीजें। हुक के शेप के रिगार्डिंग ये डिटेल में मेंशन किया हुआ है IS कोड 2502, IS कोड 2502 में ये डायग्राम्स गिवन है कि अगर यू शेप का होगा तो ऐसा होगा, एल शेप का होगा तो उसकी डायमेंशंस ये होंगी। हमें क्वेश्चन में जो पूछी है, एक तो ये 4D ये वाली डायमेंशन पूछी है और दूसरा ये वाली डायमेंशन पूछी है, तो ये 2K इंटू डी है, और K यहाँ पे डिपेंड करेगा वो टाइप ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर माइल्ड स्टील की बार हम यूज कर रहे हैं तो K की वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो K की वैल्यू 2 होगी तो ये वाली डायमेंशन हो जाएगी 4D हो जाएगी, ये वाली डायमेंशन 4D है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में आंसर होगा वो क्या होगा।
तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वाली डायमेंशन भी 4D है और माइल्ड स्टील है तो ये वाली डायमेंशन भी 4D है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 में पूछा है कि अगर डी डायमीटर है बार का तो एंकरेज वैल्यू जो हुक के लिए होगी वो कितना होगा। तो इसके लिए IS 456 में मेंशन किया हुआ है, ये पेज नंबर 43 पे दोनों के लिए मेंशन किया हुआ है कि अगर बेंट होगा तो कितना होगा। बेंट होगा तो होगा एंकरेज वैल्यू 4 टाइम्स द डाया ऑफ द बार होगा 45 डिग्री बेंड के लिए। अगर 45 डिग्री का बेंड है तो 4 टाइम्स होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 16 इंटू डायमीटर। ये है बेंड के केस में। यू टाइप का जो हमने हुक देखा था पीछे, उसके केस में देखें तो ये होगा 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। काफी इजी सा क्वेश्चन है, काफी बार आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 16 नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में पूछा है कि रेडियस ऑफ बार होगी वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हुक है और इसकी जो रेडियस है वो KD है। ये वाली जो डायमेंशन है ये यहाँ पे रेडियस है हुक की जो कि K इंटू डी है और K डिपेंड करेगा टाइप ऑफ स्टील पे। सबसे कम होता है माइल्ड स्टील के लिए और माइल्ड स्टील के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है। तो इसकी रेडियस हुक की 2D से कम नहीं होना चाहिए जो कि गिवन है ऑप्शन ए में ट्वाइस द डायमीटर। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ट्वाइस द डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 31 में पूछा है कि हुक का जो स्ट्रेट वाला पोर्शन होगा एंड के आगे उसका लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो फिर से हम वो डायग्राम देखते हैं। तो ये जो डायमेंशन मैंने मार्क की है यहाँ पे, ये डायमेंशन है जो हुक के एंड से आगे उसके बियॉन्ड डायमेंशन है। तो ये वाली लेंथ होती है 4D होती है। तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार। आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। आंसर की में इसका आंसर गिवन है डी जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो एंकरेज वैल्यू हुक के लिए होगी वो 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार होती है अगर एंगल किससे एक्सीड कर जाए। तो 16 तो बेंड के लिए यहाँ पे कोड में गिवन है कि 45 डिग्री के लिए 4 पाई होगा, 4 होगा। 90 डिग्री है तो इसका डबल हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर 180 है तो इसका 45 डिग्री के लिए है 4 टाइम्स ऑफ 5। अगर इसका ट्वाइस कर रहे हैं तो ये ट्वाइस हो जाएगा। अगर इसका ट्वाइस कर रहे हैं तो 16 हो जाएगा और 16 है वो मैक्सिमम है। अगर इसे ज्यादा एंगल का भी बेंड है तो भी 16 होगी ये एंकरेज वैल्यू जो होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पे कोई भी 180 डिग्री है उससे ज्यादा नहीं है। 180 डिग्री है उससे ज्यादा के एंगल्स के लिए होगा ये एंकरेज वैल्यू ये 16 होगा। तो यहाँ पे आंसर ई दे रखा है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा ई आंसर करेक्ट। आप करेक्ट कर लीजिए अपनी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में बी गिवन है। बीम की विड्थ 25 सेंटीमीटर है। डेप्थ गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ 70 सेंटीमीटर है। जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं कंक्रीट में वो 16.2.5 है और जो कंक्रीट में स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। एम की वैल्यू 15 गिवन है। हमें यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछी है। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमने पिछले लेक्चर वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था T+MC नीचे आएगा इंटू डी। तो इसके लिए यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे सारी। कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। C की वैल्यू रख देंगे 62.5, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी इजी है कैलकुलेशन। T की वैल्यू रख देंगे 250, M की वैल्यू रखेंगे 15 और C की वैल्यू है 62.5। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो D इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को 70 से। ये जो भी टर्म आ रही है यहाँ पे इन सबको हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन आएगा या वैल्यू आएगी 55.263 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यूज दे दी थी कि एक्चुअल में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो इतने हो रहे हैं।
अगर एक्चुअल स्ट्रेसेस नहीं दिए हुए हो, सिग्मा CBC या सिग्मा ST की वैल्यू गिवन हो, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का, क्योंकि जरूरी नहीं है जो कंक्रीट में स्ट्रेस है वो सिग्मा CBC पे रीच हो रहे हैं, वो हो सकते हैं अगर बैलेंस्ड सेक्शन है तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली इसने मेंशन कर दिया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमने सीधा इसमें वैल्यू रख दी। तो आंसर होगा वो ये होगा। इसमें यहाँ पे मिस्टेक हुई, एक्चुअल में 34 के जो ऑप्शंस थे वो इन्होंने गलती से 33 में लिख दिए, और आंसर इसका जो दिया है वो C दिया, तो C में आप करेक्ट करके इसकी वैल्यू कर लीजिए यहाँ पे 55 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 34 में सेम बीम है, डायमेंशन सेम है, जो इफेक्टिव डेप्थ 70 सेंटीमीटर था वही है, एरिया ऑफ स्टील भी हमें दिया हुआ है, मॉड्यूलर रेशियो भी दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम टेंसाइल साइड का जो एरिया है उसका मोमेंट इक्वल करेंगे कंप्रेसिव साइड के एरिया के मोमेंट के, और टेंसाइल साइड में तो हमारे पास स्टील है, तो हम स्टील को कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन में, और उससे फिर हम मोमेंट बोथ साइड का इक्वल करके न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से करेंगे। तो ये सेक्शन है बीम का, यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस है जिसकी डेप्थ है XA, इसके ऊपर होगा वो कंप्रेशन में होगा, नीचे का पार्ट होगा वो टेंशन में होगा। तो ऊपर तो कंक्रीट ही है, तो हमें कुछ इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंप्रेशन साइड का जो एरिया होगा वो होगा B इंटू XA, और न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट लेंगे तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूट्रल एक्सिस, और इसके सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका सेंट्रोइड होगा वो यहाँ से XA/2 डिस्टेंस पे होगा, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे XA/2 से, क्योंकि हमें एरिया का मोमेंट लेना है। तो ये तो एरिया हुआ और ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस हुई, इज इक्वल टू, अब टेंसाइल साइड का एरिया निकालने के लिए पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन में। कंक्रीट साइड का मान लिया कि इक्विवेलेंट सेक्शन है, उसका एरिया AC है, और कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस है वो C है। तो इक्विवेलेंट सेक्शन है तो फोर्सेस दोनों में सेम होंगे। तो स्टील कितना फोर्स ले रहा है, सिग्मा ST इंटू AST, कंक्रीट उसके इक्विवेलेंट कंक्रीट होगा वो भी इतना ही फोर्स लेगा, तो C यहाँ पे ये C हो गया इंटू AC हो गया। यहाँ से हम AC निकाल सकते हैं जो होगा सिग्मा ST अपॉन इंटू AST डिवाइडेड बाई AC, और हमें पता है कि M होता है सिग्मा ST अपॉन C, तो यहां से AC इक्वल हो जाएगा AST इंटू M, और इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। कैसे कि स्टील है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो उसका तो एरिया रिक्वायर्ड होगा बहुत कम होगा, लेकिन सेम इक्विवेलेंट मुझे कंक्रीट का सेक्शन बनाना है तो उसका एरिया तो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए M से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ज्यादा एरिया है, बड़ा एरिया है। तो अब यहाँ पे ये हो गया एरिया, इक्विवेलेंट एरिया हो गया ये AC इंटू M, इसका आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एरिया यहीं पे लोकेटेड है और ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो D माइनस XA होगी। ये एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड था तो हमने इसका सेंट्रोइड लिया, लेकिन इसका सेंट्रोइड तो ये वाली डिस्टेंस यही है, ये लाइन है, इस लाइन पे कहीं सेंट्रोइड आएगा और जो कि इफेक्टिव डेप्थ है, तो ये D माइनस XA हो जाएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे तो आप मैनुअली नहीं सोल्व कर पाओगे, कैलकुलेटर की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको जब सोल्व करोगे तो वैल्यूज रखने के बाद इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब हम वैल्यूज रख देंगे सारी AST वगैरह की, M वगैरह जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, XA है वो अननोन बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो XA की दो वैल्यू आएंगी 30 सेमी माइनस 52.5 सेमी, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे जो 30 सेमी है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन C हो जाएगा। बट जिन एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है वहां पे आपको इक्वेशन देखते ही आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और मुझे नहीं करना है, क्योंकि अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो लास्ट के स्टेप में जाके उसको समझ आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब नहीं हो रहा है, तो टाइम भी लगाया क्वेश्चन में, छोड़ना भी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन 35 में पूछा है कि बेंट अप बार में डायगोनल टेंशन
के लिए हम बेंट अप करते हैं बार्स को, तो कैसे करते हैं और कौन सा जो बार है और प्रॉपर्ली बेंट अप और हुक्ड है डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए। तो हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि कोई क्रॉस सेक्शन है उस पर अगर शीयर स्ट्रेस लग रहा है तो ऐसे डायगोनल के अलोंग उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं। तो इन टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए हम बार को ऐसे बेंट अप करते हैं और डायगोनल के अलोंग करते हैं। तो ये जो बार का ये वाला पार्ट है ये शेयर के कारण जो डायगोनल टेंशन आ रहा है उसको रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने पूरा ऊपर ही कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा, बॉटम पे है और फिर हमने ऐसे कर दिया। तो ये दो वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है इतना वाला ये रेजिस्ट करें डायगोनल टेंशन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 एक्चुअली कुछ और ये पूछा है कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है बार कैरी कर रहा है उसको हम बेंट अप कर देते हैं और ताकि वो रेजिस्ट करे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को। तो जो सैगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट होता है उसको हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं और होगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट होता है उसको हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। तो पहले तो इसके ऑप्शंस हैं, ये इसने ऐसे लिख दिए हैं गलती से, ऐसे नहीं है ये ऑप्शंस का मतलब। इसका मतलब यहाँ पे इसने था कि ए सही होगा या बी होगा या सी होगा डी होगा। तो हमने अभी देखा कि ये वाला पार्ट था, ये तो था शीयर को रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन इसके बाद हम बार को ऊपर ले गए। तो इसका पर्पज ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स्ड एंड वाली बीम है हमारे पास, ये फिक्स एंड वाली बीम पे जो एंड पे मोमेंट्स आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, फिक्स एंड पे जो मोमेंट्स होंगे वो उनकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो ये क्या कौन सा बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहे हैं, ये होगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहे हैं। सैगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट में बीम इस तरीके से शैग हो रही थी तो ऊपर कंप्रेशन आ रहा था, नीचे टेंशन आ रहा था। लेकिन अगर फिक्स्ड टाइप के सपोर्ट है या कंटिन्यूअस टाइप के सपोर्ट है तो सपोर्ट के आसपास क्या होता है, इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट आता है और इस टाइप के बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होगा, बीम ऐसे बेंड होना चाहेगी। अब ऐसे बेंड होगी बीम तो कंप्रेशन कहाँ आएगा, इधर आएगा, टेंशन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो अब देखो हम बीम्स को यहाँ ऊपर ले गए सेक्शन में, तो अब क्या हो रहा है, इन एंड मोमेंट्स के कारण जो मोमेंट है जिसको हम होगिंग मोमेंट है, जिसको हम नेगेटिव मोमेंट बोलते हैं, ये बार्स हैं अब उसको रेजिस्ट करने का काम कर रही हैं क्योंकि अब ये टॉप पे चली गई हैं और होगिंग के कारण जो टेंशन आ रहा था वो भी टॉप पे आ रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, सॉरी ये बी होगा। ऑप्शन बी में जो है बार गिवन है उसको हमने इस तरीके से यहाँ पे जो ये वाली जो लेंथ है बार की ये रेजिस्ट कर रही है नेगेटिव मोमेंट को, जो कि ये वाला मोमेंट है अगर फिक्स एंड हुए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में पूछा है कि लैप स्प्लाइसेस अगर हम यूज करते हैं टेंसाइल रेनफोर्समेंट में तो हम किस साइज से बड़ी बार्स होती हैं तो हम उसके लिए नहीं करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि होते कैसे हैं लैप स्प्लाइस। तो क्या होता है कि हमारे स्ट्रक्चर की जो हाइट होती है वो तो काफी ज्यादा होती है, हाइट या उसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और हमारे पास उतनी लेंथ या हाइट की बार्स नहीं होती हैं। तो क्या करेंगे, हमें दो बार्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में ये एक बार थी, इसकी लेंथ यहाँ तक थी लेकिन स्ट्रक्चर की हाइट थी वो और भी ज्यादा थी, तो हमने क्या किया, एक दूसरी बार ली और इस तरीके से उसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लेंथ में दोनों बार्स कनेक्टेड होंगी और ये लेंथ ज्यादा होगी अगर बार का डायमीटर ज्यादा है तो, लेकिन आईएस कोड में गिवन है, पेज नंबर 45 पे गिवन है, आपने फर्दर रेफरेंस के लिए पढ़ना हो तो 456 में 45 पे गिवन है कि अगर फाई है वो 36 mm से ज्यादा है, अगर बहुत ही मोटी बार है आपकी तो उस केस में हम लैप स्प्लाइसेस यूज नहीं करेंगे, इस टाइप नहीं करेंगे, हम वहां पे वेल्डिंग करेंगे। तो आंसर होगा वो हो जाएगा 36 mm से ज्यादा की अगर बार है तो नहीं करेंगे लैप्स। तो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि स्टील बार्स होती हैं वो जनरली कनेक्ट होती हैं टुगेदर, हम कनेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से टाइप के यहाँ पे हम जॉइंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जैसे हमने लैप स्प्लाइस वाला किया तो इस टाइप से ये भी सारे हुक स्प्लाइस भी होते हैं, स्ट्रेट बार स्प्लाइस भी होते हैं, डबल स्प्लाइस भी होते हैं।
तो ये सारे के सारे टाइप्स ही हम प्रोवाइड करवाते हैं स्टील बार्स में कनेक्ट करने के लिए 2 बार्स को। तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, और अभी हमने देखा था कि जैसे बार्स ओवरलैप कर रही थी जिस लेंथ में, उसको हम लैप लेंथ बोलते हैं। तो लैप लेंथ के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन 39 में पूछा है कि लैप लेंथ है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो एक तो इसने दिया है कि एक्चुअल टेंशन है अपॉन 4 टो बी डी, ये है सिग्मा एस टी, या फिर एक्चुअल जो टेंशन आ रहा है वहां पे वो पुट कर देंगे सिग्मा एस टी की जगह, क्योंकि हो सकता है सिग्मा एस टी नहीं रीच हो रहा। तो ये टेंशन, स्टील में जो टेंशन वाला स्ट्रेस है, मल्टीप्लाई बाय डायमीटर इज अपॉन 4 टो बी डी। तो ये होता है एलडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, और इस एलडी को हम लैप लेंथ में भी यूज करते हैं। लैप लेंथ की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए एलडी और 35 इन 30 इंटू 5, इन दोनों से जो बड़ी होगी उससे ज्यादा होनी चाहिए लैप लेंथ। लैप लेंथ एलडी से भी बड़ी होनी चाहिए, 35 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी कि या तो इससे भी बड़ी और या 35 से बड़ी, इन दोनों से लेस नहीं होना चाहिए। 40 में पूछा है कि मिनिमम स्पेसिंग जो होगी हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट है सेम साइज के। पैरेलल रेनफोर्समेंट मतलब ये कि ये बार है, दूसरा ये बार है, तीसरा ये बार है, तो इनके बीच की ये जो स्पेसिंग होगी ये किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी कोड में मेंशन किया हुआ है, कोड में ये पेज नंबर 45 पे IS 456 में मेंशन किया हुआ है कि ये स्पेसिंग है ये 5 से ज्यादा होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल जो स्पेसिंग है बार्स के बीच की, उसकी वो वैल्यू हो जो उसकी लेंथ हो स्पेसिंग की, वो होना चाहिए 1 डायमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, मिनिमम 1 डायमीटर पॉसिबल है या फिर इससे ज्यादा हो। तो इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।